बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, गांधीज़ एजुकेशनल आइडियाज़, ये एक सोर्स है मेरे सामने। इसमें अगर आप देखें तो दिस इज़ अ मैन हुज नेम एज गांधी, जो कि इंडियन का हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव था। ओके। और दूसरी तरफ ये एक मशीन है बेसिकली, जिसको उर्दू में चरखा यानी कि स्पिनिंग मशीन भी आप इसको कहते हैं, कि स्पिनिंग मशीन इंडिकेट कर रही है। तीसरा देखें, द पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन अ कारपेट, और ये ड्रेस लेस है, इसका मतलब इसका ड्रेसिंग इंडिकेशन नहीं है। और दूसरा, ये जो बना रहा है ना स्पिनिंग मशीन, ये एक धागा बना रहा है, कॉर्ड या, और कॉर्ड से फिर उसके बाद फैब्रिक बनता है, ठीक है, और धागा यान बनता है, जान के बाद फिर फैब्रिक। अच्छा, ये पिक्चर डिपिक्ट क्या करती है? जब हम सोर्स वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमने इस तरह जो हमें पिक्चर से नज़र आ रहा होता है ना, वो हमने देखना होता है कि अब बेसिकली इस पिक्चर्स में ये जो चीज़ें आती हैं ना, इनको डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि इसके पीछे की जो लॉजिक है ना, उसको एक्सप्लेन करना होता है। बेसिकली सोर्स के अंदर पूछा गया है कि गांधी का एजुकेशनल आइडियाज़ क्या था। एक्चुअली गांधी का जो एजुकेशनल आइडिया था वो था वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि टू सम एक्सटेंट टेक्निकल स्किल्स भी सिखाना। अब ये जो इंडिया ने 1937 से लेकर 1939 तक जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का दौर था, उस कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जो वारदा मंदिर स्कीम और विद्या मंदिर स्कीम, जो एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके अंदर वो मकसद ये था कि इंडियंस को फंडामेंटल्स के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, यानी कि वो स्किल ओरिएंटेड एम्प्लॉयज़ बने। अच्छा, ये जो धागा इंडिकेट करता है, ये धागा बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? ये कॉटन से बनता है, और कॉटन इंडिया की यानी कि सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी प्रोडक्ट थी, लार्जेस्ट प्रोडक्ट थी, और उससे फिर फैब्रिक बनता है। आपको याद होगा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसमें उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट भी एक लॉन्च की थी। तो हम स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी यही चीज़ थी कि हमें अपनी लोकल गुड्स पर मैन्युफैक्चर होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लोकल गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, हमारी सारी की सारी डिपेंडेंस उन पर होनी चाहिए, इंस्टेड कि हम इम्पोर्टेड गुड्स परचेज़ करें, जिसके ऊपर इंडिया के इंपोर्ट बर्डन बढ़ेगा और इंडियन लोग ज़्यादा गरीब हैं, और जो अपने लोकल रिसोर्स पर बिलीव करना चाहिए। तो ये इस सोर्सेस को आपने इस तरह लिखना है। अब ये गांधी, क्योंकि ये खुद सेल्फ लीडर है, और लीडर था, और लीडर के ने अपने आप को खुद इस चरखे की इसमें डिपिक्शन करके ये बताया कि हमारे लिए कितनी बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखती है स्पिनिंग मशीन, ठीक है। अच्छा, ड्रेस लेस इसका होने का मकसद वो उसका एक लाइफस्टाइल था कि वो अपने आप को महात्मा समझते थे, वर्ल्डली लाइफस्टाइल से थोड़ा सा अलग समझते थे। तो ये जो जितनी मैंने बातें आपको की हैं, इन सारी बातों को रिटर्न शेप में आपने लिख देना है, तो आपका एक सोर्स सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब आप एक सोर्स होता है ये स्टेटमेंट की शक्ल में, तो जब आप स्टेटमेंट की शक्ल में लिखेंगे तो बच्चे जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि जो इधर लिखा होता है उन्हीं को अपने अल्फाजों में कोट करके आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, आपने उन्हीं चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखनी वही होती है, लेकिन उसके अल्फाज चेंज कर दें, उसके थाट चेंज कर दें, आइडियाज़ वही रहने दें, सेंट्रल कंटेंट उनका वही रहने दें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को आपने समराइज फॉर्म में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आई विश द मुस्लिम ऑल ओवर इंडिया टू सेलिब्रेट फ्राइडे 22 December 1932 as a national day of deliverance from the Congress rule. Provincial and the Social Muslim League should hold meeting or to offer thanks of the prayers for the end of the unjust rule. These meetings should be peaceful and orderly, so do not absent any other community. It is the Congress High Command who are responsible for the unjust tyranny to। अच्छा, ये देखें, इसमें हमें डे ऑफ डिलीवरेंस का जिक्र मिला है, डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। और ये डे ऑफ डिलीवरेंस कायदे आज़म ने सेलिब्रेशन करने का ऐलान किया था, और कायदे आज़म ने यह भी कहा था कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हम करेंगे इस डे को, तो वो पीसफुल वे में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और चौथी बात इसमें यह की थी कि जो कांग्रेस का रूल था 1937 से 1939 तक, वो बड़ा ही टायरेंट रूल था। अब वो जो टायरेंट रूल था, जालिमाना रूल था, उस जालिमाना रूल से निजात के लिए कायदे आज़म ने इस डे की सेलिब्रेशन का जिक्र किया था। तो आपने ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने तकरीबन 1/3, इस टोटल का 1/3 लिख देना है आपने।
25% और इन योर ऑन वर्ड्स आप इसको लिख के एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे उन्होंने पीसफुल लिखा है, तो आपने ये लिख देना कि डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी पीसफुल इंस्टेड टू हार्म द अदर कम्युनिटी। और जो द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस डे ऑफ डिलीवरेंस इज द टायरेंट रूल of 1937 to 39 which was conducted by the Congress against the Muslims, and that rules include many atrocities against the Muslims, and the Muslims were suffered a lot. And because of that, when the Congress rule ended, when the Congress ministry ended in 1939, then the Quaid-e-Azam announced the day of deliverance. So ये दो तरीके बेटा इसको सॉल्व करने के, ठीक है। ये सोर्स मैंने सॉल्व किया और बच्चे पे कमेंट्स भी दिए हुए हैं जो इसने, और इसके 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स इसके लिए हैं। अब देखें, जब भी ये पिक्चर सामने आ रही है तो इस पिक्चर्स के अंदर हमें कुछ डिपिक्शन हो रही है। अब देखें, ये इंडिया का जो उस वक्त का कमांडर था, जो उस वक्त आर्मी ऑफिसर था, इंडियन जनरल था, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखें कैसा, वो कॉन्फिडेंट है, वो इन अ डायरेक्टिव मोड है, वो इसको डायरेक्शन दे रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ तुम उसको करो, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये बड़ा एक, इससे इंडिकेट ये होता है कि दे वॉन द वार। जो फॉल ऑफ ढाका के दौरान जो 1971 की वार थी, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल ये बताता है कि ये वो जंग जीत चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तानी जनरल है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखें, और ये सिग्नेचर कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, और बगैर पढ़े कह सकते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल सरेंडर था ये पाकिस्तान का 1971 में। कुछ कंडीशन मौजूद थी, जैसे आपका बाद में 1973 में जाके भुट्टो ने वो अपने सोल्जर वापस करवाए थे, लेकिन ये अनकंडीशनल सरेंडर था। इसका रिएक्शन देखिए, बड़ा ही सैड मूड में है, बड़ा डिस्टर्ब कंडीशन में ये नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी जनरल। इसका मतलब क्या है, दे डिफीटेड। और ओवरऑल कम्युनिटी में ये देखें, जो जो विटनेस हैं, जो इनको देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, वो जो है इस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड शक्ल में लेके आ रहे हैं। तो इसमें लिखना क्या है, इस बच्चे ने जिस तरह जो मैंने बातें बताई हैं, यू रोट ऑल फैक्ट्स, इट इज़ गुड। इसने फैक्ट्स लिखे हैं। फैक्ट्स क्या लिखे हैं कि ये फॉल ऑफ ढाका का इंसिडेंस था, ये एक पीस ट्रीटी साइन हो रही थी, जब सरेंडर ट्रीटी साइन हो रही थी, ये उसके बारे में लिखा है। और दूसरा, अपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर जारी बात सीक्वेंस वाइज रखना है। तो आपने इस क्वेश्चन, इस सोर्स को बिल्कुल इसी तरह करना है कि रेफरेंस देना है कि पाकिस्तान ने जो 1971 में ढाका के अंदर जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जंग की शुरुआत हो गई थी। अब वो जो जंग की शुरुआत थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा था, तो उस वक्त जो हारने के वक्त जो ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी की ये पिक्चर डिपिक्ट की गई है। तो आपने इस तरह उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थोड़े बहुत लिख दीजिएगा और वार की कागज़ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, ये सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप ये देखें, जनरल ज़ियाउल हक, एक बाकायदा बैकग्राउंड अगर आप देखें कलरफुल जो है, वो टेंट के अंदर रह के वो एक स्पीच डिलीवर कर रहा है, और इसके सामने बहुत सारे माइक पड़े हुए हैं। इतने ज़्यादा माइक पड़े होने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे मल्टी मीडिया के लोग आए हुए हैं, और बहुत सारे माइक्रोफोन्स पड़े हुए हैं, और बहुत सारे मीडिया के लोग जो हैं इस इंफॉर्मेशन को सुनना चाहते हैं। और ये भी चाहता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मुल्क तक पहुंच जाए, कि जो मेरा मैसेज है वो डिलीवर हो जाए। इसका मतलब दूसरा ये है कि ये डिक्टेट कर रहा है। बेसिकली ये डिक्टेटर था, आर्मी डिक्टेटर था, और ये डिक्टेटर जो होता है वो डिक्टेट करता है और मेक श्योर कि जो वो कहता है वो 100% अप्लाई हो जाए। तो अपने आप पे बड़ा कॉन्फिडेंट होना हो। फिर ये एक आर्मी की यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि इसने साबित कर लिया कि आर्मी की जो यूनिफॉर्म वाला बंदा जो है, नो इट इज़ रूलिंग द पाकिस्तान। और दूसरा ये देखें, अपना बाजू ये रेस करके और एक उंगली को पॉइंट आउट करके डायरेक्शन दे रहा है। पॉइंटिंग फिंगर का मतलब ये होता है कि आप किसी की तरफ जब इशारा करते हैं इस पॉइंटिंग फिंगर का, तो इसका मतलब ये होता है कि यू शुड हैव टू ओबे व्हाट आई एम सेइंग। इसका मतलब ही वाज डिक्टेटिंग। डेकोरेशन अरेंजमेंट, इसका मतलब ये कोई फॉर्मल सेरेमनी है। उस वक्त के दौर में यही फॉर्मल अरेंजमेंट होती थी, इतने माइक्स होना, इतना मीडिया होना और इतनी पब्लिक होना। और इसका फेशियल एक्सप्रेशन भी देखें कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का होने का मतलब ये है कि उसको पता है अवाम इसके साथ है, पूरी मिलिट्री पावर इसके साथ है, जो वो रूल बनाएगा। इवन सुपर पावर्स भी इसके दौर में अमेरिका इसके साथ था। तो ये इस चीज़ों से अगर अंदाज़ा लगाएं तो उस वक्त पाकिस्तान कोल्ड वार के दौरान एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा बना हुआ था, जो कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान लड़ रहा था।
तो और ये पाकिस्तान के लोगों को अपने साथ में लाने के लिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, मिलिट्री पावर को दिखाने के लिए, और आर्मी नई रूल कर रही है पाकिस्तान को, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में, तो कि पाकिस्तान में एक नया रूल आ चुका है। इससे पहले एक रूल था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो कि एक फेल्ड डेमोक्रेसी कंसिडर होता है, और ये एक आर्मी डिक्टेटर था। इसने अपने आप को, अपने मार्शल लॉ को सक्सेसफुल डिक्टेट करने के लिए ये तमाम पॉलिसीज़ बनाई थी। नेक्स्ट जो है ये देखें सोर्स, इस सोर्स के अंदर जो चीज़ें इंटरप्रेट होती हैं, अब ये देखें, ये बेसिकली एक फॉर्मल सेरेमनी नज़र आती है, जिसमें देखें ये कितने हज़ारों की तादाद में सोल्जर्स करे हुए हैं, और वेल ड्रेस सोल्जर्स हैं, बड़ी ही तरतीब के साथ, बेटर अरेंजमेंट और मैनेजमेंट के साथ ये करें। और बैक साइड पर ज़रा आप देखें, ये देखें पुअर इंडियंस हैं, और ये बेसिकली एक कोरोनेशन सेरेमनी है जो किंग जॉर्ज जो है एंड क्वीन मैरी दिल्ली में 1911 में आई थी। और आपको याद होगा 1911 में जो बंगाल है वो रिवर्स कर दिया गया था, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया गया था। और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो कि फार्मर बिल्डिंग डिक्लेयर होती है, ये बेसिकली एक दिल्ली फोर्ट भी हम कह सकते हैं, जो लाल किला जो उस वक्त मुग़लों का, ये कोई भी एक फार्मर बिल्डिंग हो सकती है, जिसके अंदर जो है वो बादशाह आएंगे और बादशाह आके तमाम इंडिया को बताएंगे कि नो यू आर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश आपको मैनेज करेगा, ब्रिटिश के कंट्रोल में, और आप सब ने ब्रिटिश का, और ब्रिटिश की ये पावर भी दिखा रहे हैं, अरेंजमेंट भी दिखा रहे हैं, पावर भी दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी आर्मी कितनी ज़्यादा है, उसके पास वेपन्स भी हैं, और वो तमाम इंडियंस को रूल करने जा रहा है, और तमाम इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश रूल को आइंदा से इन फ्यूचर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर कल्चर समझता है और वो सुपीरियरिटी की कंडीशन। तो इन तमाम चीज़ों को आपने लिख देना है। याद रखिएगा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि पिक्चर से जो नज़र आता है वो लिखने की बजाय उस पिक्चर की वजह से जो चीज़ डिपिक्ट होती है वो लिखने। जैसे लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, ये क्या निशानी होते हैं? ये स्ट्रेंथ की, पावर की, मिलिट्री पावर की, रूलिंग की निशानी होते हैं। और ये रिच और पुअर इंडियन जो है ये दिखाया जाता है कि नो द रिच रूलर्स विद द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर दे आर रूलिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द इंडियंस, और ये उनके ऊपर रूल करने जा रहे हैं, और इंडियन जो है वो इनके ही मुल्क के अंदर आके इनको रूल कर रहे हैं, और इंडियंस इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये एक इससे इंडिकेट होता है। नेक्स्ट पिक्चर ये देखें, ये एक बहुत ही अगर आप इस पिक्चर में देखें, पेंटिंग ऑफ द मुगल एम्परर कोर्ट रिटर्निंग फ्राम द ग्रेट मस्जिद ऑफ द दिल्ली 1918 के दौरान। अब देखिए बादशाह जो उस वक़्त होते थे वो, आप ज़रा इस पिक्चर से अंदाज़ा लगाएं कि वो एक एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए हैं, कितने ज़्यादा जो हैं वो गरीब सोल्जर जो हैं वो बाकायदा प्यादे वाले और हथियार जो उस वक़्त के दौर होते थे वो उसके साथ साथ चलते थे, और उसके सामने सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी सोल्जर चलते थे। और ये एक मस्जिद है, मस्जिद ये इंडिकेट करती है अगर बादशाह मस्जिद में आता है तो इसका मतलब है बादशाह की जो रिलीजियस पर्सनैलिटी है वो, तो ये बेसिकली औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में भी इस तरह की डिपिक्शन होती थी। तो ये मुग़लों, और दूसरी तरफ ये देखें जहाँ जहाँ से बादशाह गुजर रहा है, बादशाह की अपनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है कि उसके सामने सोल्जर्स गुजर रहे हैं जो कि हर वक्त तैयार रहता है दस्ता उनका, और ख़ुद भी एक स्ट्रॉन्ग हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन अरेंजमेंट के साथ। लेकिन ये देखें ये कुछ बेचारे मस्जिद के राउंड बाउंड जो वो बैगर्स भी हैं। ये एक नेगेटिविटी शो करता है कि जो रूलर है वो तो बड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजार रहा है, लेकिन जो उसकी राया है वो बेचारी बड़ी पुअर कंडीशन में। इसका मतलब है बादशाह रिलीजियस तो है लेकिन उसके मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज़ हैं कि लोग जो हैं उसके डर और खौफ की वजह से या भीख मांग रहे हैं या उसको सजदा कर रहे हैं। तो ये एक डिपिक्शन होती है। एंड द लास्ट वन नॉट द लीस्ट, इसके अंदर ये देखें अब ब्रिटिश सोल्जर दिखाया गया है, ये कुछ खाने के बर्तन दिखाए गए हैं, ये इंडियंस दिखाए गए हैं ये सारे, और ये भी इंडियन सोल्जर है बट ये बेयर फुट है, और बैकग्राउंड पे बैरन एग्रीकल्चर लैंड दिखाई गई है। अब ये जो बंदा है ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक्चुअली ये पिक्चर ली गई है कि इस दौर में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का फैमन आया हुआ था, जबकि ब्रिटिश उस वक्त रूलिंग कर रहा था। तो ब्रिटिश जो है वो इंडियंस, पुअर इंडियंस को खाना दे रहा है, और इसका मतलब दो पिक्चर्स इससे हमें आइडेंटिफाई होते हैं क्योंकि ब्रिटिश जो है वो रूल तो कर रहा है लेकिन फैमन के दौरान भी अपनी राया का ख्याल रखता है। इसका मतलब इस पिक्चर्स के अंदर ये दिखाना मकसूद है कि ब्रिटिश जो है वो केयरिंग अबाउट इट्स पब्लिक। लेकिन इस पिक्चर्स के अंदर हमें एक भी और भी चीज़ नज़र आती है कि इन ये जो पोजीशंस हैं इंडियंस की, जो उस वक्त लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एरिया था, वो फैमन का शिकार ब्रिटिश की ही रॉन्ग पॉलिसियों की वजह से हुआ था।
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश अगर पब्लिक को रिलीफ दे रहा है तो वो रिलीफ इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो 1 या 2 वक्त का उनका खाना पूरा करेगा, बाकी उनकी लाइफ तो फिर डिस्टर्ब रहेगी। एक्चुअली टेम्पररी रिलीफ देना एक रिलीफ नहीं होता, परमानेंट सोल्यूशन उसका ब्रिटिश को देना चाहिए था कि वो ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाए जो कि किसान और उनकी फैमिली जो है वो कहत साली का शिकार हो जाए या गुर्बत या भूख और अफलास का शिकार हो जाए। ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन ब्रिटिश को नहीं पैदा करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो 2 सिचुएशन यहाँ से मिलती हैं, ब्रिटिश की रॉन्ग पॉलिसी जिसकी वजह से इंडियंस की ये कंडीशन हो गई है, और दूसरी तरफ से जो फूड है वो बहुत कम मिनिमम अमाउंट में, और तीसरा ब्रिटिश जो है इज़ केयरिंग टूवर्ड दिस एम्प्लॉय। सो दैट्स ऑल। अगर मज़ीद बेटा आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपने मेरे नंबर पे मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, 033407458884। Thank you very much.